ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम इतिहास के अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जार का गद्दी छोड़ना। रूस के शासक को जार के नाम से जाना जाता था। डूमा जो कि रूस की संसद का नाम था, डूमा के कहने पर रूस के शासक जार ने अपनी गद्दी छोड़ दी और एक नए मंत्रिमंडल के गठन की अनुमति दी। इस तरह से 2 मार्च 1917 को जार ने अपने शासन से अपने आप को अलग कर लिया। तो यह भी एक वहाँ की महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम देखते हैं लेनिन और अक्टूबर क्रांति। लेनिन का जो पूरा नाम है वो है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे। उन्होंने सैनिकों और मजदूरों के बीच अस्थायी सरकार के लिए प्रचार किया, जिससे कि सैनिक और मजदूर उसके हितैषी बन गए और उन्होंने लेनिन के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। बहुत जल्दी लेनिन ने रूस की जनता के बीच अपने आप को प्रचलित किया, काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने कारखानों के जो मालिक थे उन पर दबाव डाला कि इसमें मजदूरों को भी अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए और इनके संचालन की जिम्मेदारी भी मजदूरों को दी जाए। इस तरह से लेनिन अपने कार्य से बहुत जल्दी ही रूस की जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। सन 1922 में रूस की सरकार बड़ी मुश्किल से लेनिन को उनके पद से हटा पाई। अब हम देखते हैं स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान व्यक्ति रहा स्टालिन। स्टालिन ने 1953 तक, अपनी मृत्यु के आने से पूर्व तक, उसने सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का वह तानाशाह बना रहा 1953 तक। तो आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि लेनिन क्यों लोकप्रिय हुए और लेनिन किस पार्टी के नेता थे। स्टालिन का रूस के शासन में क्या महत्व था। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण। क्रांति के बाद रूस के सारे बैंकों, कारखानों और खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और इसके बाद उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। अब वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं होते थे, बल्कि राज्य द्वारा संचालित होते थे। और उस समय तकनीकी विशेषज्ञों के लिए बाहर से लोगों को आमंत्रित किया गया। बड़े पैमाने पर तकनीकी ज्ञान से दक्ष लोग यहाँ आए और बड़ी मात्रा में यहाँ पर उद्योग का संचालन के द्वारा किया गया। इस तरह से सोवियत संघ सन 1940 के आते आते तक एक शक्तिशाली औद्योगिक देश बन गया था। अब हम देखते हैं कृषि का समूहीकरण। कृषि का समूहीकरण से अभिप्राय है कि 1917 के बाद जो कृषि क्षेत्र के बड़े बड़े भूस्वामी थे, उनके अधिकार से कृषि क्षेत्र को निकालकर जनता को, जो जनता थी, उन्हें सौंप दिया गया और किसान को अब अपने खेतों में काम करने का अधिकार मिल गया। इस तरह से किसान बड़े बड़े विशाल फार्म में सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते थे और उत्पादन पर सबका सामूहिक अधिकार होता था। तो कृषि के समूहीकरण से अब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उत्पादन भी पूर्व की तुलना में बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। लेकिन उससे पहले आप लिखिए प्रश्न, कृषि का समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। कृषि का समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। अब हेडिंग लिखना आपको, भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार। हमने पढ़ा था सन 1929 में पूरे विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी छाई हुई थी। इस आर्थिक मंदी में यद्यपि विश्व के तमाम देश प्रभावित हो रहे थे, लेकिन रूस पर इसका प्रभाव अन्य देशों की अपेक्षा कम पड़ा था। कारण यह था कि रूस ने कृषि का समूहीकरण किया था, सामूहिक रूप से लोग कृषि कार्य करते थे, उद्योगों पर राज्य का अधिकार था, जिसके कारण अगर समस्या उत्पन्न हुई तो लोगों को सस्ते दर पर वस्तुएं भी उपलब्ध हुई। इस तरह से कल्याणकारी सरकार ने भीषण आर्थिक मंदी में भी लोगों के लिए अवसर जुटाए। अब हम देखते हैं
अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। अमेरिका एक ऐसा देश था जो यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में कर्ज देता था और वहाँ पर बड़ी मात्रा में अपने पूंजी का निवेश भी करता था। लेकिन जब भयंकर आर्थिक संकट आई उस समय अमेरिका के जो शेयर मार्केट है तेजी से गिरने लगे और अमेरिका की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जर्मन और ब्रिटेन को उधार देना बंद कर दिया और अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे देशों से उसने आयात भी कम कर दिया। इस तरह से अमेरिका की आर्थिक मंदी के कारण विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हुए, क्योंकि अमेरिका विश्व के कई देशों को कर्ज देता था और उनसे बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करता था। तो अब अगला प्रश्न लिखिए आप लोग कि अमेरिका की आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका की आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।